चलिए आज नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर है आपका विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये आपका कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है। जो पहला चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वीडियो जब चलाते हैं ना तो वीडियो में क्या कीजिएगा कि आपको बढ़ाना पड़ता है उसमें, तभी वीडियो क्लियर आएगा। सेटिंग में जा करके जो है उसकी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 720 या 1080 जो भी रहा होगा उसको जो है ना बढ़ा लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, आपको पूरा बेस्ट क्वालिटी आएगा, ठीक है। चलिए तो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें विश्व जनसंख्या, यानी सबसे पहले ये देखें जनसंख्या है क्या। तो जनसंख्या, जन प्लस संख्या। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब संख्या, यानी कि लोगों की संख्या, लोगों का संख्या, इसी क्या बोलेंगे, जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जनसंख्या के बारे में हम जो पढ़ेंगे, क्यों जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्या आवश्यकता है, विश्व खाने की आबादी कितना है, उनकी जनसंख्या कितना है, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका जनगणना जो होता है। हाँ तो क्यों ज़रूरत होता है? इसमें होता है कि चुनाव भी होता है, निर्वाचन, तो उसमें भी इसका काम आता है कि कौन क्षेत्र में कितना है और उसका चुनाव जो एक प्रतिनिधि निकलता है उससे भी। हाँ तो ये राजनीतिक कार्य, मतलब जनसंख्या जो है सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि जनसंख्या बहुत चीज़, जैसे कि घर में जब हम मान लीजिए मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में हमको जलेबी और समोसा लेना है, तो क्या करते हैं, तो अंदाज़ लगाते हैं ना, अंदाज नहीं बल्कि काउंटिंग करते हैं, कितना व्यक्ति है, कौन व्यक्ति 2 को खाने वाला है, कौन 1 को खाने वाला है, कौन आधा खाने वाला है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, और उसी के हिसाब से क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं, सामान लेते हैं। या फिर घर के कोई भी राशन, अगर हम राशन लेते हैं तो ये अनुमान लगाते हैं ना कि हमारे 1 महीने में एक व्यक्ति इतना खाना खाता है, इतना आटा, तो 1 महीने के लिए इतना आटा है, तो हम इतना गेहूं जो है उसको पिसा लेंगे तो 1 महीने हमारा चल जाएगा। अब मान लीजिए संख्या 10 ठो है, ठीक है, तो हमने 1 महीने में 25 किलो आटा को पिसा लिया, 25 किलो आटा को महीने में हम क्या कर दिए, खा के समाप्त कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति हैं और अगर हम गेहूं उतना ही पिसा लें तो क्या होगा, 1 महीना से ज़्यादा अगर गेहूं चलेगा तो गेहूं में क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा ना। गेहूं में कीड़ा होगा कि आटा में कीड़ा होगा, आटा में होगा, आटा में कीड़ा हो जाएगा, यानी कि आटा क्या हो जाएगा, फेंकने लायक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वस्तु की क्या हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। तो हमें घरेलू स्तर पर भी अगर देखें तो घरेलू स्तर पे भी हमें जनसंख्या का सही जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि ध्यान दीजिएगा, ताकि संसाधनों का बंद कर दीजिए उसको, कैमरा भी दूसरा अब ना बोल ले, क्या हुआ, इसको भी बंद कर देते हैं। किसको? तो जनसंख्या हमें क्यों आवश्यकता है, संसाधनों का उचित क्या करने के लिए, बंटवारा या समुचित उपयोग के लिए, संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए भी हमें क्या चाहिए, जनसंख्या का जानकारी होना हमें क्या चाहिए, अति आवश्यक है। चाहे वो कोई भी संसाधन हो, अगर राष्ट्र लेवल पे बात करें तो अगर हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे यहाँ संसाधन क्या हैं, सीमित है, तो उन संसाधनों का सही वितरण सभी में संभव हो पाएगा, ठीक। अगर संसाधन मान लीजिए कि भारत में अनाजों का उत्पादन 1 क्विंटल है, एग्जाम्पल के तौर पे, और आबादी हो जाए
बहुत ज़्यादा 1 लाख, तो कितने दिन तक वह अनाज चल पाएगा? बहुत कम समय में। तो अब क्या होगा, हमें बाहर से क्या होगा, उस अनाज को आयात करना होगा, तभी तो व्यक्ति को जीवित रख पाएंगे। यानी कि हमें जनसंख्या की जानकारी अति आवश्यक है, इसलिए कि हम संसाधनों का उचित वितरण कर सकें, व्यक्तियों का सही से अंदाज़ा लगाया जा सके, उनकी आवश्यकताओं का अंदाज़ा लगाया जा सके, उसी के आधार पर उनके संसाधनों को क्या किया जा सके, उपलब्ध कराया जा सके। जैसे कि अभी हम इसी में पढ़ेंगे लास्ट में, माल्थस का थ्योरी है। माल्थस का कहना था कि उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में जनसंख्या इतना बढ़ जाएगा, यहाँ पर संसाधन कम हो जाएंगे, खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता हो जाएगा, क्योंकि भूमि सीमित है, जनसंख्या बेतहाश बढ़ रहा है, तो खाद्य पदार्थ तो सीमित होगा। माल्थस का कहना था। और जब खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो वह सर्वाइव कर पाएगा? अंततः वह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाएगा, महामारी फैल जाएगा, सूखा, मतलब भूखों जब मरेगा तो उनसे जो आसपास में जो उनसे गंदगी जो फैलेगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या में जब आदमी मरेगा तो उनका पॉल्यूशन भी तो होगा। यानी कि कहा जाए कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर सीधा उनका क्या है, सीधा प्रभाव है। ये माल्थस का कहना था। लेकिन समय के साथ जनसंख्या भी बढ़ा, भूमि उतना है, लेकिन साथ में उत्पादन भी बढ़ा। हरित क्रांति लाया गया। हरित क्रांति में क्या किया गया, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। तो माल्थस का थ्योरी में हम देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर कहना क्या है कि मतलब उनका कहना था कि जनसंख्या जो है डिपेंड करता है कि अगर हमें इस सृष्टि में अगर सरवाइव करना है तो उचित जनसंख्या का हमें ज्ञान होना चाहिए। उसी के आधार पर हम संसाधनों को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो जनसंख्या इसलिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या काउंटिंग कर ले, सिर्फ गिनती के आधार पर हाँ इतना व्यक्ति है, लोगों की चर्चा के लिए नहीं। हमें संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए ही हमें जनसंख्या की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है जी, 11 जुलाई को। हर जनसंख्या दिवस को आपको याद रखना है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे जो जनसंख्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जनसंख्या को 3 भागों में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जनसंख्या को हम कितने आधारों पर हम अध्ययन करेंगे, 3 आधारों पर हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। स्वाभाविक है कि जनसंख्या वितरण का मतलब ही क्या होता है। कभी कभी आप लोगों ने प्रसाद वितरण किया है। हाँ सर। वितरण का मतलब क्या है, एक चीज़ है, सब लोगों को क्या कर दिया जाए, वितरित किया। तो जनसंख्या यहाँ पर क्या, जनसंख्या व्यक्तियों का क्या है, समूह। जैसे प्रसाद विभिन्न फलों का समूह होता है, वैसे जनसंख्या क्या है, मनुष्यों का क्या है, समूह है। अब इनका वितरण करना है। जैसे प्रसाद एक व्यक्ति में, तो वितरण यहाँ पर मनुष्यों को कहाँ पर करेंगे, स्थल में ना, एक को विस्तृत क्षेत्रों में ना। ये हमारे यहाँ क्षेत्र क्या होगा, गांव, ग्राम हो सकता है, पंचायत हो सकता है, देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, महादेश के स्तर पर हो सकता है, यह स्तर पर होता है ना। तो इसी को यानी कि जनसंख्या अलग अलग स्थानों पर एक निश्चित भूभाग है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है, जहाँ पर जनसंख्या जहाँ जितनी है उसी को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाया जाएगा,
कंपैरिजन में मैदानी क्षेत्रों के। आपको पठारी क्षेत्रों में भी मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में जनसंख्या क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे क्या पाया जाएगा? ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण होगा, वितरण कैसे होता है। तो वितरण कैसे? भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होता है? भौगोलिक परिस्थिति उत्तरदायी हो सकता है। आर्थिक स्थिति उत्तरदायी हो सकता है। आर्थिक स्थिति उत्तरदायी हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। जलवायु भी उत्तरदायी हो सकता है, हम अभी सभी भी बात करेंगे। जलवायु का मतलब है यहाँ पर एक बेतहास अभी पूरा गर्मी कर दे, 60 डिग्री 65 डिग्री, आदमी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा। इससे बेहतर है हम यहाँ से क्या कर जाएं? हट जाएगा। यहाँ से चले जाए, प्रवास कर जाए कहीं। तो यह क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वह क्या होगा? क्या होगा? वितरण ही तो हो। यहाँ से हम दूसरे जगह, तो जो जाएंगे उसको हम प्रवास बोलेंगे। तो वितरण के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जनसंख्या वितरण, भूपृष्ठ पर लोग कैसे क्या है? वितरित कैसे हैं। मतलब पूरे एक धरती है, पृथ्वी है, उस पर कैसे वे लोग व्यक्ति वितरित है। पर्वतों पर कितना है, मैदानों में कितना है, पठारों में कितना है। ठीक है, ये भौगोलिक दृष्टि से। अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर आप बात करें, अमेरिका में कितना है, भारत में कितना है, चाइना में कितना है। ठीक है, तो वितरण जो है, हम जो बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से वितरण देख सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी वितरण होता है। सांस्कृतिक का मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग एक क्षेत्र में होंगे, एक धर्म के रहने वाले लोग एक निश्चित क्षेत्र में उसका निवास स्थान रहा होगा। ठीक है, तो वितरण के कई आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिखेगा, तो यहां पर हम बात करते हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग जो है, यानी कि विश्व में अगर 8 अरब आबादी है, लगभग 8.5 अरब आबादी, 8 साढ़े 8 अरब के आबादी के लमसम में है। ठीक है, तो 8 अरब अगर आबादी है तो उसका 90% भाग जो है, हाँ, आबादी और जनसंख्या एक ही होता है। आबादी या जनसंख्या क्या होगा? एक ही होगा। वह जनसंख्या जो है, यानी कि विश्व में जितनी अगर 8.5 अरब आबादी है तो उनका 90% आबादी जो है 10% स्थल भागों में ही रहता है। अब सोचिए क्यों 10% स्थल भागों में क्यों रहता है? कंडीशन देखिए क्या है। 10% स्थल भागों में रहने का रहे, पहाड़ है, पर्वत है, दुर्गम पठार है, जहाँ पर कि नहीं रेगिस्तान है ना। तो विश्व जनसंख्या का 90% जो है वह कितने भूक्षेत्रों में निवास करता है? लोग 10% में। यानी अगर 100 व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर है तो 90 जो है व्यक्ति वह कहाँ पर निवास करता है? ये 10% स्थल क्षेत्रों में ही निवास करता है। अब उन स्थल क्षेत्रों में भी जो है अकेले एशिया में, टोटल महादेशों में जो है 7 महादेशों में से अकेले एक महादेश में 60% आबादी जो है क्या करता है? निवास एशिया में निवेश करता है। निवेश की निवास, हाँ, निवेश निवास, निवेश, हाँ, निवेश और निवास में क्या अंतर है? निवेश जो है हम पैसा निवेश करते हैं, ठीक है, मतलब खर्च। हाँ, आप कोई उद्योग चला रहे हैं तो हम अपना पैसा लगा दिए तो निवेश किए, कोई रोजगार कर हम इसमें पैसे लगा दिए वो निवेश हुआ। ठीक है, अर्थ जो लगाते हैं वो क्या है? निवेश। आदमी जहाँ हो तो वह निवास। ठीक है, उनमें से भी 10 ऐसे देश हैं
10 जो है ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा घना आबादी निवास करता है, जैसे चाइना, भारत। ठीक है, यहां पर देखिए 10 चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, ये सारे के सारे जो देश हैं, ये सारे के सारे देश क्या हैं, यहां पर जनसंख्या क्या है, बहुत ही अधिक है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर जो है आप दिखेगा, इन जो 10 देश है, आप 10 देशों में से देखिए कितने देश आपके एशिया महादेश के हैं। चीन, एशिया, भारत, एशिया, अमेरिका एशिया में है, नहीं है। चलिए 2 हो गया। इंडोनेशिया नहीं है, इंडोनेशिया एशिया महादेश में है। भारत का मैप है, भारत का मैप लगाइएगा, पूरा भारत का भी है और वर्ल्ड का भी है। ठीक है, इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, कैट हो गया, 2 3 1 4। उसके बाद नाइजीरिया कहाँ है भारत में, भारत में नहीं है, भारत सॉरी मतलब एशिया महादेश में नाइजीरिया नहीं है। ब्राजील है, नहीं है। बांग्लादेश है। तो कैट हो गया 1 2 3 4 हो गया 5, 5 हुआ ना जी। चीन, भारत 2, इंडोनेशिया 3, पाकिस्तान 4 और बांग्लादेश 5 और 1 रूस। दरअसल रूस जो है दोनों का हिस्सा है, यूरोप का भी है और एशिया का है। और यहाँ पर जब देखेंगे आप तो अधिकतम आबादी जो है वह यूरोप में ही इसका निवास करता है। ठीक है, लेकिन है तो एशिया में, तो रूस को हम एशिया में मानते हैं। तो ऐसे 6 देश जो है आपके है, तो रूस में कुछ भी है तो सिर्फ 10 देश इसमें क्या है, एशिया में ही है। यानी 10 क्षेत्र तो एशिया में है ना। हाँ 6 देश क्या है, एशिया में है। हाँ रूस का जनसंख्या भले ही मतलब यूरोप में ज्यादा हो, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा इसमें है ना, हाँ एशिया में। एशिया में है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा, अब बात करेंगे तो यहां पर आपको ये डेटा भी आप याद कीजिएगा, 1st 2nd 3rd तक कम से कम याद कीजिएगा, 10 तक याद करिए और भी अच्छा है। अंतिम में मैक्सिको है, ये भी मतलब 10वां जो है स्थान है मैक्सिको का, ये भी है। ठीक है, याद भी करना आसान है। चीन, भारत हमारा पड़ोसी है, इंडोनेशिया भी हमारा पड़ोसी है, ज्यादा दूर में इंडोनेशिया नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। तो 2 2 4 तो ऐसे हैं। रूस 1 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 2 5, 1 रूस 6, सब मेरा मोटा मोटी पड़ोसी है रूस को छोड़ करके। ठीक है ना, तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पहले बता चुके हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर जनसंख्या वितरित कैसे होता है, जैसे हम बताए ना कि प्रसाद जो वितरित होता है, प्रसाद को वितरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, बता सकते हैं आप लोग? हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं ना, प्रसाद वितरण कटोरा में लेकर के, तो प्रसाद वितरण करने के कारण क्या क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है? क्या मतलब नहीं समझे, क्या नहीं समझे? हाँ, तो क्या क्या कारण हो सकता है? सरस्वती पूजा कारण हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकता है, नवरात्रा हो सकता है, सोमवारी हो सकता है, 16 सोमवारी, 16 सोमवारी में ढेर प्रसाद चढ़ता है? हाँ, मेन तो सत्यनारायण स्वामी का इधर नवेद वाला। तो जैसे अलग अलग पूजा जो है प्रसाद वितरण के कारण है, वैसे ही जनसंख्या के वितरण के भी
कारण, यानी कि जनसंख्या वितरण का मतलब यहां से जनसंख्या दूसरे जगह जाना या दूसरे जगह का जनसंख्या यहां पर आना, जो वितरण होगा उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण कारक एक ही होता है। ठीक, कारण और कारक जो है एक ही होता है। ठीक है, आमतौर पर। चलिए, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक जो है हम बात करेंगे, तो सबसे पहले 3 वर्गों में बांट सकते हैं, उसके बाद फिर इसको उपवर्गों में बांट देंगे। 3 वर्गों में पहला क्या हो जाएगा? भौगोलिक कारक। क्या हो जाएगा? पहला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारण का मतलब जैसे भौगोलिक दिमाग में आ जाए तो समझ जाइए, भौगोलिक का मतलब है वही पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, झरना, तालाब। ठीक है, यानी कि स्थल भागों की जो संरचनाएं देख रहे हैं आपको, जो भी दिख रहा है, सारे के सारे किसमें आएंगे? भौगोलिक क्षेत्र। आपको बोलेगा ना भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन, भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करें। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब वही पर्वत, पठार, नदी, नहर, नाला। ठीक है, नाला हम बनाए वो वाला नहीं, वो मानव निर्मित हो जाएगा, वो भी होगा भौगोलिक में ही, ये मानव निर्मित। तो यहां पर जो भौगोलिक कारक, दूसरा हो जाएगा आर्थिक कारक, पैसा, आमदनी। अभी हम एक बात करेंगे। पैसा अभी व्यक्तियों को यानी कि विदेश भेजता है, विदेशों से देश लाता है। हमारे यहाँ के दिखेगा गांव के लोग, बहुत सारे लोग बाहर में जाके कमा रहे। क्यों? इन्हीं के लिए ना, आर्थिक कारक के लिए। अगर उनको सही पैसा यहां मिल जाए, बाहर क्यों जाएगा? अभिषेक बार बार बोलता है कि हम बाहर चल जाएंगे, बाहर चल जाएंगे। एक बार जब बाहर जाएगा तो पता चलेगा कि ना हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। अभी बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी उत्तरदायी है, जो कुछ देर पहले संक्षेप में बताया था, अभी हम विस्तार से बताएंगे। धर्म के आधार पर हम हिंदू हैं तो भारत में हैं, यही अगर हम मान लीजिए मुस्लिम रहते तो हम कहाँ करते? ज़्यादा पाकिस्तान, सऊदी अरब में रहना पसंद करते। ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं कहना का मतलब कि मुस्लिम, हाँ, पाकिस्तान या सऊदी अरब ही पसंद करता है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो कि भारत को भी पसंद करता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक आधार पर जो है व्यक्ति लगाव ज़्यादा महसूस करता है। आप पाकिस्तान भी चले जाएंगे, अगर हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे, हम किनके साथ रहना पसंद करेंगे? हमारे जो समुदाय के लोग हैं। कारण क्या है कि हमारा संस्कृति, रहन सहन, खान पान जो है वो क्या होता है? मैच होता है। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भी लोग रहना पसंद करता है। जैसे आपको बताए न थे एक बार, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री बता रहे थे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बताए थे कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो भाषा के आधार पर एक क्षेत्र कट करके कहाँ चला गया था? फ्रांस में चला गया। जब जर्मन संग्रह हुआ, इटली में रहना पसंद नहीं किया, बोला हम फ्रांस के साथ रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। तो भाषा के आधार पर जो है सेवाएं, तो भाषा के आधार पर भी जो है आदान प्रदान, स्थानांतरण होता है, वितरण होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले बात करते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहला क्या है? भू आकृति, यानी कि भूमि की आकृति। तो भूमि की आकृति कैसा आकृति होगा? पर्वत होगा, पठार होगा, मैदान होगा, नदी होगा, रेगिस्तान होगा, और कुछ होगा। तो भू आकृति में जो है, तो क्या होगा भू आकृति में? पर्वत, पठार, मैदान, ये भी डिसाइड करता है कि जनसंख्या कहां। तो जनसंख्या आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका क्या, ये जो अभी जो पहाड़ है, कौन सा जो जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए हम लोग, जोगनी स्थान पहाड़। अगर बोले आपको पहाड़ पर रहना है, रहना पसंद करेंगे? टूरिज्म के लिए तो 1 दिन 2 दिन ठीक है, टूरिज्म के दृष्टि से 1 आध दिन आप रह सकते हैं, परमानेंट रह पाएंगे क्या? वहां पर
पर सारे सुख सुविधाएं होंगे? नहीं होगा। इसके मान लीजिए इसके आसपास में तो गांव शहर बसा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका है वहां पर रह पाएगा? रहेगा तो उसको संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, कष्ट ज्यादा करना पड़ेगा। कोई कष्ट काट के रहना पसंद करेगा? वो व्यवस्थावशी रह सकता है, ठीक है। तो यहां पर भौगोलिक कारक भी उत्तरदायी है। तो भौगोलिक कारण में पर्वत, पठार और मैदान, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान वाले कोई क्षेत्र में है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रह रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, संसाधन का अभाव है, पानी वहां पर नहीं है, तो वो क्या करेगा? उन क्षेत्रों को क्या कर देगा? छोड़ देगा और कहीं और बस जाएगा। समझे? तो ये क्षेत्र। उसके बाद अगला क्या है? जलवायु। जलवायु में मान लीजिए एक ऐसा जलवायु क्षेत्र, हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु क्षेत्र है। हमारे जो है क्षेत्र कौन सा है? मानसूनी जलवायु क्षेत्र। अच्छा खासा वर्षा होता है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, कृषि बढ़िया से होता है। लेकिन वहीं पर पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा ठीक होता है, लेकिन जस्ट जिन उसके विपरीत इस क्षेत्र में अगर वर्षा होता है, इस क्षेत्र में इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए ये पर्वत है, इधर से क्या हुआ? ये समुद्र है, समुद्र से पानी उठा और हवा के साथ में यह चला। पानी किसके साथ में चलता है? हवा के साथ में। और यह यहां पर चला और ये यहां पर ऊपर चढ़ते 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 पानी क्या हो गया? ऊपर वाष्प क्या हो गया? ठंडा हो गया। और वाष्प ठंडा होकर के वर्षा की बूंदों के तौर पे यहां पर क्या हो गया? पानी वर्षा हो गया, हवा ऊपर गया। लेकिन अब इसके इस पार जो है वह क्षेत्र क्या होगा? या वायु तो पार हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में जलवाष्प जाएगा, तो इस पार में वर्षा होगा, लेकिन उस पार में क्या होगा? सूखा होगा। एक ही पर्वत के उस पार में सूखा, इस पर्वत के पार में वर्षा। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी कि वृष्टि का मतलब होता है वर्षा क्या हो गया? ढक गया, वर्षा पड़ ही नहीं रहा है, यही हुआ ना। तो वृष्टि छाया, तो ऐसे क्षेत्रों लोग यहां रहना पसंद करेगा कि वृष्टि छाया क्षेत्रों में पसंद करेगा? तो पर्वतों पर भी जो है अगर रहना पसंद भी करेगा तो पसंद कहां करेगा? जहां पर कि हमारे द्वारा कृषि ना, तो अगर मान लीजिए धान उग नहीं हुआ, यहां पर हम चाय का बागान की खेती कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं? तो यहां पर संसाधन उपलब्ध हो सकता है, तो यहां पर जनसंख्या निवास कर सकती है, वृष्टि छाया क्षेत्र में निवास नहीं कर सकता है। तो जलवायु भी क्या करता है? डिपेंड करता है जनसंख्या के वितरण को। रेगिस्तानी जलवायु क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो वहां पर लोग रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। उसके बाद मृदा या मिट्टी भी निर्भर करता है। बंजर भूमि है, आपको बोल दिया जाए कि आपको मान लीजिए कि आपके पास 2 बीघा जमीन है, बहुत अच्छा फसल होता है, मतलब 1 कट्ठा में 40 मन धान हो रहा है, आपको मन समझते हैं ना? ठीक है। 2 बीघा में आपका 80 मन धान, ठीक है। गेहूं भी बढ़िया हो रहा है, मन पैमाना होता है, नापने का पैमाना से कुंटल समझते हैं? 20 कुंटल छोड़िए, हाँ बस क्विंटल समझ जाइए। यानी कि एक बीघा में आपको जो है 1 बीघा में आपको 20 कुंटल धान हो रहा है, 2 बीघा जमीन 40 कुंटल आपको धान हो रहा है। गेहूं भी हो जा रहा है, अच्छा खासा गेहूं हो रहा है, चना भी उसमें हो जा रहा है, मसूर भी हो जा रहा है, तेलहन पदार्थ हो रहा है, सब्जी भी आप उसमें उगा रहे हैं, ठीक है। और अचानक आपको एक व्यक्ति ने आकर के बोले कि आपको जो है 200 बीघा जमीन दे रहे हैं। कितना? 200 बीघा जमीन दे रहे हैं और वहां 2 मुट्ठी भी अनाज नहीं उगेगा। आप वहीं पर घर बना करके रहिए, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, रह पाएंगे? तो यानी कि स्पष्ट है, अगर आपका वह भूखंड जो आज उपजाऊ है कल बंजर हो जाए तो व्यक्ति यहां से
दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। छोड़ देगा। यानी कि मिट्टी भी डिपेंड करता है आपके रहन सहन का। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगा, जहां मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा वहां से लोग पलायन करना प्रारंभ कर देगा, वह दूसरे स्थानों पर जाना पसंद करेगा। ठीक है। उसके बाद जल की उपलब्धता। यहां से रॉकेट में भरा, आपको चांद पे उतार दिया, जाने में तो बड़ा मजा आएगा, हाँ हाँ चांद पे जा रहे हैं। लेकिन जब एक दिन 2 दिन हो जाएगा, जब जितना एनर्जी एटीपी आप लेके जाएंगे पृथ्वी से, जब एटीपी खर्च होगा वहां पर पता चलेगा जल है ये नहीं है, पानी प्यास लगा है। बोले पूरा चांद तुम्हारा, क्या रह पाइएगा? नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाइएगा ना। उतना तो छोड़िए, नॉर्मली जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो एक दिन दो दिन तो है खोज के कहाँ गए, हाँ पौनो कहाँ गए, हाँ नुनू कहाँ गए, नती कहाँ गए, होता है ना। खोज के खिलाता है। चौथा 5वां दिन के बाद छोड़। अब आकर के देख भी रहा है कि बोलेगा तो खाएगा, बोलिए नहीं रहा है, वो भी सोच रहा है कि हाँ कि जाएगा कब। 4-5 दिन के बाद वो भी क्या सोचने लग रहा है कि जाएगा कब, खाने मत पूछो। और जैसे खाना नहीं पूछे नहीं लगेगा तो आप वहां से क्या कर जाइएगा? पलायन कर जाइएगा। कीजिएगा। तो पलायन करने का बहुत तरीका है। तो जल की उपलब्धता का मतलब, अगर जहां जिन क्षेत्रों में जल की अनुपलब्धता होगा वह क्षेत्र भी मानव के रहने के लिए अनुकूल। क्यों? कि जल से ही तो कृषि होगा ना। भूखंड है, जल ही है ही नहीं तो कृषि कैसे कर सकते हैं? खाने पीने का भी व्यवस्था है, खाना पकाना है तो भी जल की आवश्यकता है। आप मिनरल्स वाटर इधर उधर से मंगा कर खरीद के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। ये अर्थ का इनकम आप सोर्स होना चाहिए ना। तो वहाँ उद्योग रहेगा, उद्योग में आप काम करते रहेंगे। उद्योग के लिए भी क्या चाहिए? उनके लिए भी जल चाहिए। चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र, यानी कि अगर बात करें तो जल की अनुपलब्धता भी व्यक्तियों के रहने या न रहने को क्या करता है? तय करता है। अगला है आर्थिक कारक, खनिज संसाधन। अब यहां पर देखिएगा तो खनिज संसाधन, मान लीजिए कि अफ्रीका के एक क्षेत्रों में जो है तांबा का खान है। कितना अफ्रीका गरीब देश है, सब कोई कहां जाएगा? अफ्रीका। क्यों? कि अगर वहां तांबा है तो तांबा का उद्योग लगेगा वहां पर। तांबा से निर्माण करने वाली जो सामग्री होगा, वह सामग्री जो तांबे से निर्माण होगा उनका क्या लगेगा? वहां उद्योग लगेगा। जब उद्योग लगेगा तो वहां पर रोजगार होगा। तो रोजगार की तलाश में वहां पर व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा? तो रोजगार के तलाश में वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगा? वह आबादी वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी कि खनिज संसाधन भी क्या करेगा? व्यक्तियों के संकेंद्रण का एक कारण बनेगा। तो यानी कि खनिज संसाधन क्षेत्रों में उद्योग लगेगा, उद्योगों से रोजगार होगा और उस रोजगार को प्राप्त करने के लिए क्या होगा? आम जनता वहां पर जाएगा। ठीक है। उसके बाद नगरीकरण। नगर जहां होगा, शहर जहां होगा, वहां पर भी लोग क्या होगा? निवास। क्यों? कि नगरों में भी रोजगार है। क्यों? नगरों में छोटे छोटे व्यवसाय हैं, व्यापारी लोग वहीं पर है। आसपास के सारे जो है मंडियां वहां पर कार्य कर रही है और उस मंडी में काम करने वाले जो वर्कर होगा उनको वर्कर चाहिए। तो वहां पर भी एक रोजगार सृजित होगा। और जब रोजगार सृजित होगा तो वहां पर हम लोग रोजगार के मतलब खोज में जाएंगे और वहां रोजगार रहेंगे तो वहां पर भी जनसंख्या क्या हो जाएगा? में वृद्धि हो जाएगा। औद्योगिकरण की तो स्वाभाविक है कि उद्योग जिन भी क्षेत्रों में लग जाए
मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी अगर उद्योग लग गया तो उन क्षेत्रों में भी क्या होगा, उन क्षेत्रों में भी क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, क्योंकि वहां भी उद्योगों में क्या चाहिए, व्यक्तियों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, हाँ वहां पर संसाधन जो है थोड़ा क्या होगा, कष्टदायक होगा, संसाधन जो उनको कष्ट से उपलब्ध होगा, लेकिन वहां इनकम ऑफ सोर्स होगा, पैसा होगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर हो जाएगा, नौकरी करने वाला होगा, आमदनी बढ़िया है, तो डिब्बा वाला पानी लाने में क्या दिक्कत है, बना के पिएगा, वहीं उसी से खाना बनाएगा। सब इस पर है, पैसा बोलता है। कहीं पैसा को बोलते हुए देखे हैं, पैसा बोलता है। ठीक है, और ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्र है लेकिन आज उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन। ये खनिज संसाधन जैसे कि तेल वहां पर निकल गया, पैसा पर्याप्त है, लाओ जहाज से पानी भारत से खरीद करके, एक पानी के वहां पर तेल पानी के भाव में है, एक पानी बेच करके दूसरा पानी मंगा रहा है। एक जहाज तेल भेजेगा तो कितना जहाज पानी जाएगा, तो पैसा बोलता है। समझ गए? और जब पैसा होगा तो हर चीज होगा। तो यानी उद्योग अगर होगा, औद्योगिकरण जिन क्षेत्रों का होगा, तो वहां पर भी लोग रोजगार की तलाश में क्या होगा, जाएगा, और जनसंख्या वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि बढ़ेगा वहां पर। यानी कि जनसंख्या वितरण, जो जनसंख्या जो वितरण हो रहा है, डिपेंड ये सब जो है उनको इन पे डिपेंड है कि रोजगार कहाँ है, हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ है, हम कहाँ सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, खूब पैसा हो जाएगा भारत में, गर्मी के मौसम में बड़ा गर्मी है अभी, हमको खूब पैसा हो जाता। आपको पढ़ाते रहते क्या, स्विट्जरलैंड का टिकट कटाते, आहा एकदम चिल्ड, क्या जा उतना पैसा नहीं, थोड़ा और पैसा होता नहीं, यहाँ तो जम्मू कश्मीर में ही जा करके एकदम से, एकदम ठंडा प्रदेश में जाकर एकदम चिल्ड होकर एकदम से होता ना। तो पैसा बोलता है। हाँ वही तो, हाँ ऐसा ही चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। या हमें को लूट के लेके भाग जाता है। चलिए, हमें को लूट के भागता है जी, कोचिंग से पैसा लेके भाग जाता है, पैसा दिए 65 का पैसा कि वहां जाओ, पैसा दिए लेके भाग गया। हाँ तो क्या दिक्कत है, यूट्यूब वाला नहीं सुने क्या कि हमारे कोचिंग, हाँ आप लोगों का जो आप लोग करते हैं मेरे साथ, वो अगर 10 लोग जानेगा तो कौन सी बड़ी बात है? कहाँ है? ऐसे ही, हाँ खोज खोज के बचत करेंगे, ध्यान रखिएगा, पैसा लेके भागिएगा यहाँ से। तो मुफ्त में तो पढ़ा रहे हैं और पैसों लेके जा रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है, औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण से भी जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण जो है ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा, प्रसाद वहां पर ज्यादा मिलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में बता ही दिए हैं। यानी एक धर्म के वाले लोग, इंडोनेशिया में हिंदू है तो सोचेगा भाई हमको जगह चेंज करना, हमको इंडोनेशिया ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो कहाँ जाएं, तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, ऐसे देशों में लोग आना पसंद करेगा। तो ठीक है, भाषा के आधार पर हम आपको बता भी दिए कि इटली का उदाहरण दे करके, रोटेशन वाला मत कीजिए, है नहीं, रोटेशन कीजिएगा तो इस पे ये हिलेगा ना, रोटेशन कीजिएगा तो ये हिलेगा। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक अशांति। पहले राजनीतिक कारण होगा और अशांति।
तो राजनीतिक कारण में क्या होगा, मान लीजिए किसी डिप्लोमेसी राजनीतिक कारण से भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए, जैसे अभी यूक्रेन और ईरान, यूक्रेन और रूस, ईरान और इजराइल, ईरान के साथ इजराइल से हुआ और स्टार्टअप कहां से हो गया, अमेरिका से, यानी ईरान और अमेरिका। जो ऐसे युद्ध हो रहा है, अमेरिका जब बमबारी करना स्टार्ट कर देगा इराक पर, तो वहां से लोग क्या होगा, भागना प्रारंभ कर देगा, उन क्षेत्रों को लोग छोड़ेगा। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। कल तक जनसंख्या वहां पर स्थिर थी, लेकिन जैसे बमबारी युद्ध स्टार्ट हो गया, वहां से लोग क्या होने लगा, वहां से लोग भागने लगा, समझे। और भागता ही है, जैसे युद्ध स्टार्ट होता है अपने अपने देश, वहां से लोगों को निकालता है अपना जहाज भेज भेज करके। हवाई जहाज का जो हवाई जहाज, पानी जहाज है तो पानी जहाज, ठीक है। सरकार अपने नागरिकों को वहां से निकाल करके अपने देश वापस लाता है। तो ये भी जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण समझ गए कि जनसंख्या को कौन कौन प्रभावित करता है। जनसंख्या यानी कि ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति मान लीजिए कि दीक्षा विशेष खानी में रहेगा कि नहीं रहेगा, यह डिसाइड ये सारा कर सकता है भौगोलिक कारक। और इनके पास पैसा खूब आ जाए, डॉलर में छापने लगे, इनका गाना सिंगिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो जाए, पूरा पैसा डॉलर में आने लगे, $50,000 हर 8 दिन में। क्या लग रहा है, विशेष खानी में रहेगी? हाँ, अब कहां जाएगी, कहना मुश्किल है। कुछ भी हो जाए, विश्वास खाने में ही रहेंगे। अरे सब कहता है, पाकिस्तान में आप कैसे रहिएगा, आपको विशेष खाने से आप अपने बिजनेस को नहीं चला पाइएगा, आपको फिल्म मिनिस्ट्री की ओर कुछ करना पड़ेगा, जहां पर वैसे माहौल मिलेगा। यहाँ पर कहां पर रिकॉर्ड कीजिएगा, मोबाइल से। सर, जब मेरे पास आप बोले इतना सारा पैसा हाँ आएगा, हाँ, तो हर करेंगे। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है, हुआ नहीं है। आज तक इतने बने ना हीरो हीरोइन, सिंगर, लता मंगेशकर, नाम तो जानते हैं। हाँ, इसको तो अच्छे से जानते। लेकिन क्या हुआ है, कहाँ निवास उनका हर का ऑरिजिन देखिए कि कहाँ पर उनका जन्म स्थान कहाँ है और अंततः कहाँ पर शिफ्ट कर गया। अर्थ जब होगा ना, ये महकने लगेगा, अभिषेक महकने लगेगा कि क्या ये छी नहीं रे, नहीं रे, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, इनका पूरा डिटेल से समझा दिए। अगला है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है, इसका अर्थ लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। मतलब अगर सूत्र बोले तो जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। मतलब एक विस्तृत भूक्षेत्र में जितना जनसंख्या निवास करता है वह क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। तो हम इसको किलोमीटर स्क्वायर से इंडिकेट करें, यानी 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई में जो आप व्यक्ति निवास करते हैं करेंगे, जो संख्या निकलेगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व। तो टोटल कुल आबादी और कुल किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व निकलेगा ना। हाँ, कोई भी क्षेत्र में, तो जैसे कोई भी क्षेत्र में होगा उसको घनत्व थोड़ी मानेंगे, जहाँ पे ज्यादा होगा उसी को ना घनत्व मानेंगे। नहीं, ऐसा थोड़े है। जनसंख्या घनत्व थोड़े है, कहीं जनसंख्या घनत्व 10 होगा तो कहीं 1100 जनसंख्या घनत्व होगा।
1/1 किलोमीटर में कहीं 10 व्यक्ति निवास कर रहा होगा तो कहीं कितना निवास कर रहा होगा? 1100 भी निवास कर रहा होगा, 1000। हाँ, घनत्व तो हम घनत्व निकालते हैं कि इतने इतने किलोमीटर कितना रहता है। अभी हम बात करेंगे हम इनको, जैसे कि देखिए यहां पर घनत्व का मापन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, निकाला जाता है व्यक्तियों की संख्या। अब दिखेगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब यहां पर उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा तो यहां पर देखिएगा जनसंख्या। तो जनसंख्या जैसे कि मान लीजिए हमारा झारखंड का जनसंख्या कितना है? 3,29,00,000। और क्षेत्रफल कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर, यही है ना? 700 यही है ना? तो इनसे आप डिवाइड दीजिए। देखिए दरअसल यहां पर क्या है? 79, 1 करोड़ है और ये 1000 है। हाँ, इनसे भाग दे करके जो आप देखिएगा तो कितना निकलता है? 414, यानी कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में औसत निकाला जाता है। ध्यान देखिए क्या होता है? औसत। कहीं पर आबादी जो 1 किलोमीटर में 10,000 आबादी है, ठीक है, कितना है? 10,000 आबादी है, और कहीं पर 10 है। उदाहरण के तौर पे सोच लीजिए विशेष कहानी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का भी नहीं होगा आबादी। यहां आबादी कितना है? मतलब क्षेत्र 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर होगा? नहीं होगा, नहीं ना है। लेकिन यहां आबादी कितना है? 7,000 आबादी है ना? और घनत्व हमारा कितना निकला है? 414, मतलब एवरेज। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, पूरा नदी मेरा खाली है, पूरा इधर ही क्षेत्र खाली है, प्रेम नगर में 10 ठो घर है ना? तो एवरेज निकालते, औसत। कुल क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं? भाग देते, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इससे हमें क्या निकल जाएगा? जन घनत्व निकल जाएगा। तो समझ में आया जन घनत्व कि यानी कि एवरेज जो है व्यक्ति इतना वर्ग किलोमीटर में इतना व्यक्ति रहता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इतना व्यक्ति रहता है। जन घनत्व समझ में आया? चाहत आ गया? जन घनत्व निकालने का सबसे आसान फार्मूला क्या है? जनसंख्या में क्षेत्रफल से, हाँ, 414 घनत्व निकला, मतलब वो क्षेत्र का। हाँ, 1 किलोमीटर 1/1 किलोमीटर वर्ग का, मतलब हाँ किलोमीटर निकला, हाँ 414 किलोमीटर चौड़ा लंबाई, ऐसे। भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 10 आम है, 10 व्यक्ति है, वितरण कर दीजिए 1-1 ठो। निकालते नहीं? एक व्यक्ति कितना कितना कीजिएगा? 10 सब दीजिएगा, 1-1 ठो कर दीजिएगा ना। वैसे ये 1 वर्ग किलोमीटर का जो है निकला, ठीक है? आए? जितना हमारे क्षेत्र में ऐसे ही है। हाँ, यानी कि पूरे झारखंड में कहीं जनसंख्या 10,000 भी हो सकता है, कहीं 10 भी हो सकता है, कहीं कुछ किलोमीटर में 0 भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब टोटल मिलाकर एवरेज निकालेगा, औसत तो निकाले जानते हैं ना आप लोग, तो अरुणाचल प्रदेश क्या 1 है, आप सोच लीजिए। अब यहां पर देखिएगा उसी प्रकार हम बिहार का भी यहां पर उदाहरण दिए हैं। 10.5 करोड़ आबादी है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहां जो है जनघनत्व कितना है? 1100। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार ही है, 1100 है। हमारे यहाँ 400, यानी कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 414 आदमी निवास करते हैं। वहीं पर बिहार में इतने ही जगह में 1100 व्यक्ति निवास करते हैं। खचम खच है ना? हम यहाँ 400 आदमी एकदम फैल के एकदम से, इतना जमीन है मेरे पास की, है ना?
वैसे ही त्रिपुरा में 360, हमसे भी कम है। त्रिपुरा में जन और भी क्षेत्र ज्यादा है। अब जैसे हिमाचल का ही बताए कि 1 है, हिमाचल का बताओ। श्योर है ना? अरुणाचल। अच्छा अरुणाचल प्रदेश का, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बता लीजिए। 1 बाय 1 किलोमीटर 1 आदमी क्या करेगा बताइए? तो वैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर के आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर आपको विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि सॉरी यानी कि महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया जा रहा है। कहां पर? विश्व के स्तर पर। विश्व में महादेश, एशिया महादेश में जो है 150, यानी कि 1 बाय 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं पूरे एशिया में? अगर पूरे एशिया का जमीन को ऐड कर दिया जाए तो 150। उनमें वो रसिया वाला क्षेत्र भी है जहां आदमी नहीं रह रहा है, देख रहे हैं? अगर वो ना रहता तब तो और आदमी हो जाता, होता ना? और विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत भाग लगभग कितना? 60% आबादी है अकेले। आए? हाँ, एशिया में पूरे विश्व जितना आबादी है ना उसका 60%, यानी फर्स्ट डिवीजन इसी में ना, अकेले एशिया फर्स्ट डिवीजन है। आए? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अफ्रीका में 45, उतने ही जमीन पे जितने जमीन पे हमारे एशिया में 150 आदमी रहते हैं रहेंगे, वहां पर कितना? 45। और विश्व की जनसंख्या का महज 17% आबादी। देखिए कितना अंतर हो गया, कहां 60 कहां 17। वहीं पर यूरोप में 342। अब देखिए यहां पर भी क्यों? यहां पर उद्योग सब, विकसित राष्ट्र, विकसित देश सब यहां पर ज्यादा है। देखिए आप ना एशिया में इस समय आप रहने के कारण यहां मैदानी क्षेत्र ज्यादा मिलेगा आपको। है? और सॉरी 34। हाँ, क्या है? 34। यहां पर क्या है? औद्योगिक विकास है, सब चीज है। लेकिन यहां पर साथ में आप देखिएगा भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या होगा यहां पर? यानी कि ग्लेशियर वाला भाग आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारे कंडीशन यहां पर होगा, यहां पर आबादी आपके कम होने के। ठीक है, बर्फ वाले क्षेत्र। ठीक है ना? तो जहां आबादी नहीं रह पाएगा तो भूखंड तो यूं ही रह जाएगा ना। और कितना प्रतिशत? 10%। उत्तरी अमेरिका तो यूरोप में कितना? 34। 300 कितना बोल देते? 41 ना, नहीं 42 नहीं 34। उत्तरी अमेरिका में 20। कितना? 8%। कितना है? 8%। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, यानी कि लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अमेरिका के नीचे जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको लगा करके कितना है? 32 और 8%। ओशियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया महादेश और छोटे छोटे न्यूजीलैंड वगैरह जो देश और भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको मिला करके यहां पर कितना है? महज 5। सोच लीजिए, कहां 150, यहां 5 और 0.5%। 1% आबादी का यह प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अगला है आपका जनसंख्या
की वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का जो है वृद्धि, यानी घनत्व देख लिए, वितरण देख लिए, अब क्या देखेंगे? वृद्धि। कि जनसंख्या वृद्धि, सबसे पहले ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। किसको बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि? समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। यानी एक निश्चित क्षेत्र में, आप मान लें निश्चित क्षेत्र में ही ना बोलेंगे, ऐसे कैसे कीजिएगा? पृथ्वी एक गोला है, ठीक है। अब अगर पृथ्वी की जनसंख्या अगर हम गिनेंगे, ठीक है, और तो हम पृथ्वी का यहां का व्यक्ति वहां जाए, वहां का व्यक्ति यहां है, काउंटिंग अलग होगा? एक ही काउंटिंग होगा, एक ही काउंटिंग होगा ना। लेकिन क्षेत्र में अगर बात करें, भारत का अगर व्यक्ति चला गया कहां? अमेरिका, तो यह जनसंख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अमेरिका का जनसंख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन पृथ्वी का जनसंख्या घटेगा बढ़ेगा? एक ही जाएगा जो ऊपर जाएगा। कहां? हाँ, मतलब टपक जाएगा तब। और तो डेली या फिर सैटेलाइट पे, एस्ट्रोनॉइट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री, तो वो भी तो कम होगा। यानी कि इस ग्रह को छोड़ करके क्या हुआ? कष्ट है क्या? कोई कष्ट है तो बताइए। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एकदम समझा करके। तो यानी कि इसीलिए कहा गया है कि यानी कि विशेष, यानी क्षेत्र विशेष। तो क्षेत्र विशेष का मतलब समझ में आ गया? देश के आधार पे हो, राज्य के आधार पे हो, ग्राम के आधार पे हो, जिनके आधार पे हम बातें करेंगे उन्हीं के आधार पे हम बातें करेंगे, ठीक है। अब यहां पर चीजें हैं कि समय के दो अंतरालों, अब समय के दो अंतरालों क्यों दिया गया है? दरअसल क्या है ना कि हमारे भारत में अगर बात करें तो 10 की जनगणना होता है, 10-10 साल पर। हम कैसे पता करेंगे? तो एक जैसे जनसंख्या जनगणना हुआ 2011 में, तो अगला अभी 2027 में हो रहा है। तो दो के आधार पर हम देखेंगे कि 11 में जनसंख्या कितना था, 27 का जो आंकड़ा आएगा तो उसमें जनसंख्या कितना है? 27 का आया नहीं था, हम किसको पकड़ेंगे? अभी एक 11 को एक को, एक और 11, एक में जनगणना हुआ और एक 11 में जनगणना हुआ है। तो दो समय के बीच में जनसंख्या कितना था? तो जनसंख्या में वृद्धि में के कई कारण हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? बच्चे जन्म ले रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। यह बात सही है। ग्लोबल दृष्टि से अगर देखें तो यह बात सही है कि जन्म लेना और मृत्यु होना जनसंख्या वृद्धि के एकमात्र कारण हो सकते हैं ग्लोबल दृष्टि से। कि विश्व की आबादी इतनी है, इतने मर गए, घट गया, इतने ने जन्म लिया, इतने बढ़ गया। लेकिन अगर भारत के कॉन्सेप्ट में बोले तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो जन्म होगा, कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, एक तो ये कारण हो गया। कितने लोग आर्थिक समृद्धि के लिए विदेश जा रहा है तो भी जनसंख्या कम हो नहीं होगा। कितने विदेशी हमारे यहाँ धन कमाने के लिए आ रहा है तो वो हमारे यहाँ जनसंख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अगर जाएगा तो कमी, आएगा तो वृद्धि। इनके लिए स्पेशल शब्द है, हम आगे बताएंगे कि आने को और जाने को हम क्या बोलेंगे, आराम आराम से एकदम समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बात है करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि में कि समय अंतराल के आधार पर जो जनसंख्या में वृद्धि होगा उसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। मतलब आसान है, संख्या में हो गया, मान लीजिए हमारे भारत का आबादी 2001 में जो है 1 करोड़ था, ठीक है। 2000 जब 11 में जनगणना हुआ
दरअसल है नहीं है, उनकी जनसंख्या हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि हमारा मैथ कमजोर है, तो हम आसान भाषा में समझाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, आप लोग तो मैथ के पारंगत लोग हैं, तो आप लोग कैलकुलेशन करते जाएगा। तो 1 करोड़ आबादी है कितना 2001 में, 2011 में जन आबादी हो गया कितना 1 करोड़ 21 लाख, सॉरी 1 करोड़, हाँ 21 लाख। अब 1 करोड़ कितना हो गया 21 लाख हो गया, तो संख्या कितना बढ़ गया, 21 लाख जनसंख्या में हमारे भारत में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब उसको बोला गया प्रतिशत में बताइए, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो उनका प्रतिशत निकाल लेंगे, शायद 21% होना चाहिए ना, 21% होना चाहिए ना, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 21% हो जाएगा, तो उनका प्रतिशत आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसको प्रतिशत में अगर निकलता है उसे क्या बोलेंगे, वृद्धि दर कहेंगे। संख्या में अगर निकालेंगे तो जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, और अगर उसी को प्रतिशत में निकालेंगे तो वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, प्रतिशत वृद्धि में, वृद्धि दर और वृद्धि में अंतर समझ में आया। जनसंख्या अगर संख्या में बढ़ रहा है तो जनसंख्या वृद्धि होगा, अगर प्रतिशत में, उसी को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेशन करके, तो वह क्या हो जाएगा, दर में। जैसे भारत में 102 करोड़ 70 लाख आबादी था, कब 2001 में, वहीं पर 2021 में 121 लाख, यानी 1 लाख नहीं करोड़, 101 करोड़ 21 लाख, ठीक है ना, और 2000, यही है ना, यहां पर क्या जाएगा 1 करोड़ 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख होगा ना, वही तो हम बोल रहे हैं, क्या होगा, करब नहीं होगा, करोड़ होगा। क्या होगा, 1 करोड़ का अरब होगा, 1 करोड़ हमारे यहाँ आबादी है, 100 करोड़, एक में जो है 102 करोड़ आबादी था, 2 था, 102 ही लिखे थे ना, 102 करोड़ 70 लाख, ठीक है, यानी कि 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख आबादी था। वहीं पर 2021 में 1 अरब 21 करोड़ 2 लाख, मतलब ये लगभग है, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट आंकड़ा जो है ना हम नहीं दिए हैं, परफेक्ट आंकड़ा आपको ये लगभग, और संख्या में भी आपको इतना सौ इतना हजार जो है ना वो भी है, ठीक है, आपको ये याद नहीं करना, इसलिए हम वो आंकड़ा नहीं दिए हैं, आपको यहीं से काम आपका अभी क्या होगा, चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी इसी भाषा में बात करता है, तो एनसीईआरटी अभी लिखना है आपको, इसी भाषा में बात कीजिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइएगा तो वहां पर आपको दे जाएगा। और दूसरी बात एक आ रही है, 21 का आंकड़ा क्यों रटे, अब 27 का आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते करते 27 का आंकड़ा आ जाएगा, एकदम एक एक करके रटेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो 18 वृद्धि, यहां वृद्धि है 18.15 करोड़ का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो दर आपको निकालना है, मैथ आप लोग करके यहां पर आपके लिए होमवर्क रहा, हाँ प्रतिशत आपको निकालना है, कितना प्रतिशत यानी दर कितना वृद्धि हुआ। अब यहां पर देखिएगा वृद्धि जो होता है जनसंख्या में, 2 प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होता है, एक धनात्मक वृद्धि
और एक ऋणात्मक वृद्धि। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा भी होता है। मतलब समझ जाइए कि बोलेगा आपके पैसा में वृद्धि दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक वृद्धि, एक ऋणात्मक वृद्धि। मतलब पैसा खर्च हो रहा है, आपको बोलेगा आपका पैसा बढ़ रहा है, झगड़ा नहीं हो जाएगा? हैं? होगा ना? अब देखते हैं क्या बोलता है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो वह जनसंख्या को धनात्मक वृद्धि दर, तो वह जनसंख्या जो है धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। मतलब यहां पर लगने में धनात्मक ऋणात्मक है। मतलब यहां पर क्या है कि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जा रहा है, यानी कि जन्म ज्यादा ले रहा है और मृत्यु कम हो रहा है। जब मृत्यु कम होगा जनसंख्या बढ़ेगा ना, उसे क्या बोलेंगे? धनात्मक वृद्धि दर, यानी कि घटा करके प्लस में हो रहा है। ऋणात्मक में क्या होगा? किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाते हैं, यानी कि जो जन्म दर है वह मृत्यु दर से कम हो जाता है, मृत्यु दर अधिक होता है। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जन्म दर जब कम हो जाता है तब वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो अब हम बात करेंगे आखिर ये जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है। पहले ये भी देखना होगा ना, ये तो परिभाषा हो गया, बाउंस भी कर गया होगा, नहीं किया? क्या बात करते हैं, अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे क्या, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी